एक अमीर परिवार की वारिस लिन मुवान के साथ मेरा ब्रेकअप अच्छे से हुआ था। उसने अपने पहले प्यार के साथ अपना रोमांस फिर से जगाया, जिसे उसने फिर से खो दिया था। उसकी जगह मैंने रोते हुए 50 मिलियन युआन ब्रेकअप फीस ली और चुपचाप चला गया। यह हम दोनों के लिए एक इज्जतदार मामला होना चाहिए था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह अचानक मेरे पास क्यों आई और मुझे मारने की धमकी क्यों दी? सच कहूं तो मैंने बस किसी नई लड़की को ढूंढा था, जैसे कोई जवान लड़की। क्या तुम जीने से थक गए हो? शेन जो ने तेज दहाड़ के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा लात मारकर खोला। लिन मुवान अपनी हाई हील्स की खटखट की आवाज के साथ अंदर आई। उसने टेबल से रेड वाइन की एक बोतल उठाई और उसे फर्श पर पटक दिया। कांच हर जगह बिखर गया। गहरे लाल वाइन के दाग उस लड़की की स्कर्ट की झलक दिखा रहे थे, जिससे मैं ब्लाइंड डेट पर मिल रहा था। लड़की चिल्लाई। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। मिस लिन, क्या तुम पागल हो? मैंने भौहें चढ़ाई। मैं पागल हूं। मुझे लगता है तुम ही पागल हो। लिन मुवान मेरे सामने दौड़ी और मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं बस कुछ ही दिन बाहर रही हूं और तुम मेरी पीठ पीछे ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं बस कुछ ही दिन बाहर रही हूं और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो गया? मैंने शांति से उसे देखा। तुम अब सहमत नहीं हो? उसने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। मैंने तुम्हें 50 मिलियन इसलिए दिए थे ताकि तुम इसे पॉकेट मनी के तौर पर इस्तेमाल कर सको और घर पर मेरी बात मानकर मेरा इंतजार कर सको। तुम्हें मेरे पैसे लेकर दूसरी औरतों को ढूंढने की हिम्मत किसने दी? मैंने जबरदस्ती उसका हाथ छुड़ाया। वो 5000 वान वो ब्रेकअप फीस है जो तुमने मुझे दी थी। ली मुवान ने कहा, तुमने कहा था कि जी बक्सियाओ वापस आ गया है। तुम उसे एक टाइटल देना चाहते हो। मैं पैसे लेकर तुम्हारे लिए जगह बनाने चला जाऊंगा। क्या यही आपसी सम्मान नहीं था जो तुम चाहते थे? ओ मेरी इज्जत करो। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम मुझसे इज्जत की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम तो बस मेरी कुतिया हो। अगर मैं तुम्हें अब और नहीं भी चाहूं तो भी तुम्हें यहीं रहना होगा और घुटनों के बल चलना होगा। मेरा यकीन करो। नई लड़की डर से कांप उठी, अपना बैग उठाया और बाहर भागी। रुको! लीन मुवान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने तुरंत लड़की का रास्ता रोक दिया। लीन मुवान, ज्यादा दूर मत जाओ, उसे जाने दो। मैं खड़ा हो गया। मुझे उस पर तरस आ रहा था। लीन मुवान ने मजाक उड़ाया। वह लड़की के पास गई, उसे नापने लगी। इस तरह की घटिया औरत मुझसे अपनी तुलना करने की भी हिम्मत नहीं करती। क्या तुम अंधी हो? इतनी बेचारी बेचारी औरत को मुझे नफरत करने के लिए भेज रही हो? मिस लिन, प्लीज थोड़ी इज्जत दिखाओ। लड़की रोने ही वाली थी। लीन मुवान ने अपना हाथ उठाया और लड़की के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? मैं पूरी तरह से गुस्से में था। लिन मुवान ने लड़की को अपने पीछे खींच लिया। तभी दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आहट आई। जी बक्सियाओ हांफते हुए अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं और वह कमजोर लग रहा था। वान वान, गुस्सा मत हो, यह सब मेरी गलती है। उसने लिन मुवान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। अगर मैं वापस नहीं आया होता तो मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। भाई शेन को खतरा महसूस नहीं होता और वह इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाता। प्लीज उसे दोष मत दो, इसके बजाय मुझे दोष दो। लिन मुवान ने बदले में जी बक्सियाओ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें तुरंत नरम पड़ गईं। बक्सियाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस बहुत दयालु हो, इसीलिए इस एहसान फरामोश आदमी ने तुम्हें परेशान किया। वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। शेन जो, खुद को देखो, तुम उसकी एक उंगली जितनी भी अच्छी नहीं हो। मैंने ठंडेपन से कहा। उन बदमाशों की जोड़ी को देखते हुए, जब वह इतना अच्छा है तो तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? वापस जाओ और उसके साथ भाग जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आना चाहती थी? लीन मुवान ने मुझे ध्यान से देखा। तुम्हारी ब्लाइंड डेट की खबर मेरे पूरे सर्कल में फैल गई है। सबको पता है कि मैंने लिन मुवान ने किस कुत्ते को पाला है। वे सब घूमकर दूसरों को ढूंढने चले गए। तुमने मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए गहरी सांस ली। ब्लाइंड डेट मेरा अपना मामला है, तुम्हारा नहीं। मुझे पहले ही 50 मिलियन मिल चुके हैं। हम बराबर हैं। मेरी ब्लाइंड डेट को जाने दो। अब से हम अपने आप में रहेंगे। हम बराबर हैं। तुम्हारी मर्जी। लिन मुवान ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और तुरंत शेन जो के सारे बैंक कार्ड, खासकर वह जिसमें 50 मिलियन युआन थे, फ्रीज कर दिए। उसने उसे एक भी पैसा छूने से मना किया। फोन रखते हुए उसने मुझे घमंड से देखा। शेन जो, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पैसे के बिना तुम दूसरी औरतों को कैसे सपोर्ट करोगे। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गहरे ढंस गए और मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ली मुवान, अपनी किस्मत मत आजमाओ। मैं बस तुम्हें धमका रहा हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? वह आगे बढ़ा और मेरे गाल पर थपथपाया। तुम्हारी बहन का मेडिकल बिल अगले महीने देने हैं, है ना? इन 50 मिलियन के बिना उसे बस मरने का इंतजार करना होगा। मेरे स्टूडेंट्स, खैर, यह तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो? कोशिश करो। लीन मुवान के होठों पर एक बेरहम मुस्कान आ गई। उसने प्राइवेट रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। पहले अब अभी मेरे पास वापस आओ, नहीं तो मैं कल किसी से तुम्हारी बहन की ट्यूब निकलवा दूंगी। चिकन डैड एक तरफ खड़े होकर धीरे से अपनी आस्तीन खींची। वान वान, क्या यह बहुत बेरहम नहीं है? भाई चेन बस एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था। बस इस बार उसे माफ कर दो। इसकी चिंता मत करो। इस तरह के बेरहम इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लीन मुवान ने ठंडी आवाज में कहा। एक आवाज मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नफरत का भाव था। शेन जो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देती हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनमें खून का इरादा छिपाते हुए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मैंने विरोध नहीं किया और उन्हें मुझे रेस्टोरेंट से बाहर घसीटने दिया। गांव की लड़की एक कोने में दुबकी हुई यह सीन देखते हुए कांप रही थी। मुझे माफी मांगने का भी समय नहीं मिला और मुझे लिन मुवान की लिंकन में धकेल दिया गया। अंदर का माहौल बहुत ज्यादा टेंशन वाला था। लिन मुवान मेरे सामने शैंपेन का गिलास पकड़े बैठी थी। उसका हाव भाव एक बिल्ली की तरह, उसके कंधों पर हथकड़ी लगी हुई थी। शेन जो, क्या तुम्हें गलत लग रहा है? लिन मुवान ने अपना वाइन ग्लास घुमाया। क्या यह ट्रेंडी है? उसकी आवाज में था। तुम्हें सब्स्टिट्यूट बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी तक दफा होने को भी नहीं कहा है और तुम किसी रिप्लेसमेंट के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई हॉट कमोडिटी हो? मैं बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। जब तुम पहले बहस कर रहे थे तो तुम काफी बातूनी थे। उसने अपनी ऊंची हील के सिरे से मेरी पिंडली पर लात मारी। तुम क्या सुनना चाहते हो? बताओ।
मैं बिना किसी भाव के उसे देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम मेरी रहम की भीख मांगते हुए सुनोगे या तुम मेरी मैं तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता हूँ। लिन मुवान, जब तुम जी बक्सियाओ को इतना पसंद करते हो तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? लिन मुवान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जाने दूं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा चेहरा बक्सियाओ से मिलता जुलता है, बस यही तुम्हारी कीमत है। अब जब बक्सियाओ वापस आ गई है तो तुम पहले मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं थे, लेकिन जो लिन मुवान का है, अगर मैं उसे फेंक भी दूं तो कोई और उसे नहीं उठाएगा। जी बक्सियाओ ने सही मौके पर आह भरी। भाई शेंग, वानवान को गुस्सा मत दिलाओ। वानवान का गुस्सा सीधा है, लेकिन वह फिर भी तुम्हारी परवाह करती है। जब तक तुम ठीक से पेश आओगे, वानवान तुम्हारी बहन के साथ बिल्कुल बुरा बर्ताव नहीं करेगी। उसके शब्द एकदम सही थे, फिर भी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी। जी बक्सियाओ हंसा। तुम क्या दिखावा कर रहे हो कमीने? सब तुम लालची थे और लिंग परिवार का पैसा लेकर भाग गए थे। अब जब लिन मुवान पावर में है तो तुम वफादार होने का दिखावा करते हुए वापस आए हो। क्या तुम्हें बदले का डर नहीं है? थप्पड़। ठंडी शैंपेन का एक गिलास सीधे मेरे चेहरे पर गिरा। लिन मुवान ने मुझे गुस्से से घूरा। चुप रहो। बक्सियाओ के पास तब अपने कारण थे। तुम्हें उसके बारे में बुरा भला कहने का क्या हक है? अगर तुमने उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी बक्सियाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वेन वेन, प्लीज उसे अब और मत मारो। भाई चेन सही कह रहा है, ये सब मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अब जा रहा हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वह कार के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन लिन मुवान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और प्यार से उसके आंसू पोंछे। रुको, मत जाओ। इस कमीने को जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उससे माफी मंगवा लूंगा। कार तेजी से लिन परिवार के पहाड़ी विला में घुस गई। बॉडीगार्ड ने मुझे जोर से कार से बाहर ढकेल दिया। मैं कुछ कदम लड़खड़ाते हुए अपना बैलेंस ठीक कर पाया। लिन मुवान जी बक्सियाओ का हाथ पकड़े एक रानी की तरह आगे बढ़ी, उसे खींचते हुए उसे बेसमेंट में बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी उसे खाना नहीं खिला सकता। उसने ठंडेपन से ये शब्द कहे। दो बॉडीगार्ड तुरंत मुझे अंधेरे गीले बेसमेंट में घसीट ले गए। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैं ठंडी दीवार से टिक गया, जोर जोर से हाँफ रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, लेकिन फिर मुझे लोहे के दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। ताला खुला और एक तेज रोशनी अंदर आई। जी बक्सियाओ धीरे धीरे अंदर आई। उनके हाथ में गर्म चाय का कप था। उनका पहले वाला दुखी चेहरा गायब हो गया था और उनकी जगह खुला घमंड आ गया था। भाई शेंग, बेसमेंट बहुत बुरा होगा। वह मेरे पास आए। वह मेरे सामने खड़े होकर मुझे नीचे देख रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें ठंडेपन से देखा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। वह हंसा, फिर अचानक अपनी कलाई हिलाई, जिससे खौलती चाय सीधे उसके हाथ के पिछले हिस्से पर गिर गई। आह! वह जोर से चीखा। उसके हाथ में चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। बेसमेंट का दरवाजा खुला और लिन मुवान कई गुंडों के साथ अंदर घुसी। ज़ियाओ, क्या हुआ? उसने तुरंत ज़ियाओ का सूझा हुआ लाल हाथ देखा और चिल्लाई, वान वान। मैं भाई चेन के लिए चाय लाई थी और उसने न सिर्फ पीने से मना कर दिया, बल्कि मेरे हाथ पर भी गिरा दी। जाओ। लिन मुवान की छाती से लगकर बेकाबू होकर रोने लगी। क्या वह अभी तुम्हें ले जाने के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहा है? लिन मुवान ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें जहरीले चाकू की तरह मुझ पर टिकी थीं। शेंग जो, तुम यही मांग रहे हो? वह दौड़कर आई और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। लिन मुवान, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? उसने खुद चाय बनाई और खुद ही गिरा दी। क्या तुम अंधे हो? तुम अभी बहस करने की हिम्मत करते हो? लिन मुवान ने जबरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे फिर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की तेज आवाज बेसमेंट में गूंजी। मैंने अपना सिर घुमाया और अपने होठों पर खून का हल्का सा स्वाद महसूस किया। इसे मारो। लिन मुवान ने मेरी तरफ इशारा किया और गुस्से से चिल्लाई, इसे तब तक मारो जब तक ये बाशियाओं के सामने झुककर अपनी गलती न मान ले। कई बॉडीगार्ड मुझ पर टूट पड़े। उनके मुक्के मुझ पर बरस रहे थे। मैं जमीन पर सिकुड़ गया, बेतहाशा अपना सिर बचा रहा था। एक आवाज भी नहीं निकाली। लिन मुवान एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ ठंडेपन से देख रही थी। शेंजो, अब क्या यही तुम्हारी लड़ने की ताकत है? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम कुछ नहीं करते, फिर भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हो। शिबा ने अपनी आस्तीन खींची और बनावटी हिचकिचाहट के साथ अपना सिर घुमा लिया। वान वान, जाने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई मर जाएगा। आखिर वह 3 साल से तुम्हारे साथ है। भले ही उसने कुछ बड़ा न किया हो, फिर भी उसने मेहनत की है। तुम बहुत नरम दिल हो। लिन मुवान ने प्यार से उसका चेहरा छुआ। उसने हाथ हिलाकर बॉडीगार्ड को रुकने का इशारा किया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने मुंह से खून पहुंचा। मेरे सीने में तेज दर्द हुआ। मुझे लगा कि मेरी 2 पसलियां टूट गई हैं। लिन मुवान, आज ही मुझे मार डालो। मैं उस पर फिर से नजर रखूंगा, नहीं तो एक दिन मैं तुमसे सब कुछ ब्याज समेत चुकाऊंगा। सब कुछ वापस चुकाओ, सब कुछ वापस चुकाओ। लिन मुवान ने ऐसा लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम तो बस एक बेकार आदमी हो जो मेरी चैरिटी पर पल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? वह मेरे पास आई। उसका पैर मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर पड़ा। उसकी ऊंची एड़ी की एड़ी मेरी उंगलियों पर जोर से रगड़ खा रही थी। मैंने दांत पीस लिए, चीखने से मना कर दिया। कल रात बाजियाओं के साथ मेरी सगाई की दावत है। उसने मुझे घमंड से देखते हुए कहा, चूंकि तुम्हें लिंग परिवार के यहाँ रहना इतना पसंद है तो कल आकर हमारी सेवा करना। मैं बिजी हूँ, उसने कहा। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। लिन मुवान ने मजाक उड़ाया। तुम्हारी बहन के वेंटिलेटर को हर महीने मेंटेनेंस फीस के तौर पर 8,000 युआन चाहिए। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में किसी से उसकी दवा बंद करवा दूंगा। मैं कांप गया। मेरी आंखों में गुस्से ने उसे लगभग जिंदा ही जला दिया। लिन मुवान, तुम एक जानवर हो। उसने बिना किसी असर के कंधे उचकाए। मुझे जो चाहो कहो, याद रखना कल रात 8 बजे अपनी वेटर की यूनिफॉर्म पहन लेना। इसे फेंकना मत। यह कहकर उसने मेरा पेनिस हाथ से पकड़ा और बिना पीछे देखे बेसमेंट से चला गया। लोहे का दरवाजा फिर से लॉक हो गया। मैं अंधेरे में दीवार से सटकर नीचे गिर गया, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मेरी बहन इस दुनिया में मेरा इकलौता परिवार है। 3 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वह सब्जी बन गई थी। ड्राइवर भाग गया। बहुत ज्यादा मेडिकल बिलों की वजह से मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उस बेइज्जती वाले सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं 3 साल तक सब्र रखूंगा और 50 मिलियन मिल जाएंगे तो मैं अपनी बहन को इलाज के लिए विदेश ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लिन मुवान मुझे जाने नहीं देगी। अगली रात लिन परिवार का विला खूब रोशन था। मैंने एक अजीब सी वेटर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शैंपेन से भरी ट्रे लिए हुए बीमार मेहमानों के बीच से निकल रहा था। मेरे सीने का घाव अभी भी हल्का दर्द कर रहा था। हर कदम सुइयों पर नाचने जैसा लग रहा था। लिन मुवान एक शानदार हॉर्टिकल्चर गाउन पहने हॉल के बीच में खड़ी थी। सबका आशीर्वाद ले रही थी। हाथ में उसका सूट और टाई थी। ओह डियर, क्या यह चेंज जो नहीं है? मेरे पीछे एक तेज औरत की आवाज आई। मैं मुड़ा और लिन मुवान की सबसे अच्छी दोस्त जाओ को देखा। वह मेरी तरफ अपना वाइन ग्लास लहरा रही थी। उसकी आंखों में पेन के निशान थे। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे लगा तुम्हें बहुत पहले निकाल दिया गया होगा। आसपास के मेहमानों ने अजीब नजरों से देखा। मिस जाओ, प्लीज हट जाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा। किस लिए हटो? जाओ ने मजाक उड़ाया। तुम एक वेट्रेस मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? उसने अचानक अपनी कलाई हिलाई, जिससे उसके गिलास में भरी रेड वाइन सीधे मेरे चेहरे पर गिर गई। ठंडा लिक्विड मेरे गाल से होते हुए मेरी गर्दन तक बह गया, जिससे मैं पूरी तरह से बिखरी हुई लग रही थी। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। सब लोग इस तरफ देखते हुए आपस में फुसफुसाते हुए लिन मुवान और
और जी बक्सियाओ भी आ गए। क्या हो रहा है? लिन मुवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वान वान, तुम्हारा नौकर कितना बदतमीज है। झाओ या ने पहले इल्जाम लगाया। मैंने प्यार से उसका स्वागत किया और उसने मुझे घूरने की हिम्मत की। लिन मुवान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। क्या तुम फिर से लड़ने के लिए बेचैन हो रही हो? चेंजो या से तुरंत माफी मांगो। मैंने अपने चेहरे से रेड वाइन पोंछी और शांति से उसे देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? लिन मुवान ने अपना हाथ उठाया। उसे फिर से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जियाओ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वान वान, आज हमारी सगाई का दिन है, ऐसे किसी पर गुस्सा मत करो। उसने अपना सिर घुमाया और नीचे देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। भाई चेन, तुम्हें जल्दी से माफी मांग लेनी चाहिए। सबके सामने खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तभी जी बक्सियाओ अचानक चिल्लाया, मेरी अंगूठी कहाँ है? उसने अपनी जेब को छुआ। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वान वान, तुमने मुझे जो सगाई की अंगूठी दी थी वह चली गई। इन शब्दों से हंगामा मच गया। वह अंगूठी लाखों की थी। लिन मुवान ने इसे खास तौर पर एक विदेशी ऑक्शन हाउस से खरीदा था। ये कैसे चली गई? क्या तुम अभी अपनी जेब में नहीं थे? मुझे नहीं पता था। लिन मुवान खड़ी हो गई। अभी तो सिर्फ भाई चेन मेरे पास थे। जाओ मिंग को धमका रहे थे, मेरी तरफ इशारा करते हुए। भाई शेन, क्या तुमने मेरी अंगूठी ले ली? सबकी नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मजाक और मनोरंजन का मिलाजुला रूप, जैसे कोई पर्दा न भेद सके। मैंने जी बक्सियाओ के दिखावटी चेहरे को बेरुखी से देखा। मैंने नहीं लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। झाओ या तुरंत बीच में बोल पड़ी। अभी तुम बक्सियाओ के सबसे करीब थे, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? शेन जो, क्या तुम बेताब हो? तुमने बक्सियाओ की सगाई की अंगूठी चुराने की भी हिम्मत की। लिन मुवान का चेहरा बहुत उदास था। वह मेरे पास आई, मेरी आंखों में गौर से देखते हुए। शेन जो, अंगूठी दे दो। मैंने तुमसे कहा था। मैंने नहीं ली। मैंने बिना हिचकिचाए उसकी नजरों से देखा। जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगे तब तक नहीं मानोगे, हैं? लिन मुवान ने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर मुड़कर मजाक उड़ाया और ऑर्डर दिया, इसे ढूंढो, इसे ढूंढो। दो बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, मेरे कंधों पर जोर से दबाव डाला और मेरी तलाशी लेने लगे। मैंने कोई कोशिश नहीं की उन्हें एक क्रिमिनल की तरह मेरी तलाशी लेने दी, क्योंकि मुझे पता था कि कोशिश करने से सिर्फ और बेइज्जती होगी। कुछ सेकंड बाद एक बॉडीगार्ड ने मेरे सूट की जेब से एक छोटा वेलवेट बॉक्स निकाला। बॉक्स खुला और अंदर एक चमकदार हीरे की अंगूठी थी। पूरे कमरे में हंगामा मच गया। उसने सच में इसे चुरा लिया। हे भगवान, कितना बेशर्म है। वह स्टैंड इन बनकर पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए छोटी मोटी चोरी करता है। उसने बॉक्स पकड़ा और मेरे चेहरे पर दे मारा। तुमसे मुझे बहुत नफरत है। शेन जो, क्या लिंग परिवार को तुम्हारे खाने या कपड़ों की कमी है? तुम सच में चीजें चुराने गए थे? छोटा सा डिब्बा मेरे माथे पर लगा, जिससे खून बहने लगा। मैंने जमीन पर लुढ़कती अंगूठी को देखा और अचानक हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लिन मुवान मेरी हंसी से गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर, मैंने उसे बेरुखी से देखा। जी बक्सियाओ मेरे पास भी नहीं आया था। ये अंगूठी मेरी जेब में कैसे आ गई? क्या तुम्हें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है? तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि बक्सियाओ ने तुम्हें फंसाया है? लिन मुवान ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं बक्सियाओ को तुमसे बेहतर जानता हूं। वह तो चींटी पर भी पैर नहीं रखेगा। वह तुम्हें कैसे फंसा सकता है? चेन जो, तुम न सिर्फ बेईमान हो बल्कि तुमने झूठ भी बोला है। उसने हॉल के फर्श की ओर इशारा किया। उसकी आवाज तीखी और चुभने वाली थी। अभी घुटनों के बल बैठो और बक्सियाओ के सामने झुककर अपनी गलती मान लो, नहीं तो मैं किसी को हॉस्पिटल भेजकर तुम्हारी बहन का वेंटिलेटर हटवा दूंगा। या फिर से तुम हो। यह हमेशा यही चाल चलती है। वह हमेशा मेरी कमजोरी पकड़ लेता है और मुझे झुकने पर मजबूर कर देता है। मैंने अपने आसपास के घमंडी चेहरों को देखा, फिर जी बक्सियाओ को। उसकी आंखों में साफ साफ घमंड चमक रहा था। लिन मुवान का चेहरा देखकर, जो कभी बहुत सुंदर था, अब बिल्कुल घिनौना लग रहा था। मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी गायब हो गई। 3 साल बीत चुके थे। ओल्ड मास्टर लिन की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मैंने अपनी मर्जी से अपनी पहचान छिपा ली और लिन मुवान के साथ एक ऑप्शन के तौर पर खड़ा रहा। मैंने सोचा था कि जब तक मैं झुकता रहूंगा वह एक दिन मेरे अच्छे इरादे समझ जाएगा, लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग अंदर से सड़े हुए होते हैं। लिन मुवान, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने उसे शांति से देखा, बिना गुस्से या बेइज्जती के, बस एक मरे हुए इंसान को देखने जैसी ठंडी बेपरवाही से। मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने एक ऐसा नंबर डायल किया जिस पर मैंने 5 साल से कॉल नहीं किया था। फोन सिर्फ एक बार बजा और फिर उठा। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी डरावनी आवाज आई। एक अमीर परिवार की वारिस लिन मुवान के साथ मेरा ब्रेकअप अच्छे से हुआ था। उसने अपने पहले प्यार के साथ अपना रोमांस फिर से जगाया, जिसे उसने फिर से खो दिया था। उसकी जगह मैंने रोते हुए 50 मिलियन युआन ब्रेकअप फीस ली और चुपचाप चला गया। यह हम दोनों के लिए एक इज्जतदार मामला होना चाहिए था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह अचानक मेरे पास क्यों आई और मुझे मारने की धमकी क्यों दी? सच कहूं तो मैंने बस किसी नई लड़की को ढूंढा था, जैसे कोई जवान लड़की। क्या तुम जीने से थक गए हो? एक प्यारी रात बिताने के बाद अगले दिन उस लड़की को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा हो। वो अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गई, उसी पल अचानक से उसने अपना फोन छिपा लिया। जब लड़की ने पूछा तो हर बार की तरह उस लड़के ने उसकी बात को टाल दिया। फिर लड़की ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन शॉपिंग करते समय लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को देखा, जो कि काम पर गया हुआ था। ये देखकर उसका शक और भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी दोस्त उसके साथ थी, इसलिए वह तुरंत उसका पीछा नहीं कर पाई। उस रात जब लड़की सो गई तो वह लड़का चुपचाप उठकर अपना फोन चेक करने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर लड़की के मन में बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन सच कुछ और ही था। वह लड़का उसे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा था। एक दिन जब दोनों डेट पर गए तो काम की वजह से लड़की 1 घंटे लेट हो गई। इंतजार करते करते लड़का बोर हो गया और वह एक बार में चला गया। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़की के ख्याल चल रहे थे। तभी उसने पास बैठे कुछ लोगों को एनिवर्सरी के बारे में बात करते हुए सुना। वहाँ से उसे पता चला कि लड़कियों के लिए रिलेशनशिप एनिवर्सरी कितनी खास होती है। ये सुनकर वह सोच में पड़ गया। घर लौटते समय लड़की ने एक दुकान में एक खूबसूरत सी अंगूठी देखी, जो उसे काफी पसंद आई। बस यहीं से उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तय किया कि वह अपनी एनिवर्सरी पर उसे एक खास गिफ्ट देगा। घर पहुंचते ही जैसे ही लड़की बाथरूम में गई, लड़के ने तुरंत
अपना फोन निकाला और गिफ्ट सर्च करने लगा, लेकिन तभी अचानक लड़की उसके पीछे आ गई। वह घबरा गया और तुरंत फोन छिपा लिया, लेकिन लड़की ने इस बार भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने वीकेंड पर बाहर जाने की बात कही, लेकिन लड़के ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे ओवर टाइम काम करना है। यह सुनकर लड़की मान गई, लेकिन लड़के को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह उसके लिए झूठ बोल रहा था। अगले दिन वह एक ज्वेलरी की दुकान पर गया, जहाँ दुकानदार ने उसे अंगूठी लेने की सलाह दी। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को यह जरूर पसंद आएगी, उसने बिना सोचे समझे अंगूठी खरीद ली। जब दुकानदार ने उससे रिंग साइज पूछा तो उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने पहले ऑन ऑर्डर दे दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन किस्मत से उसी वक्त लड़की ने उसे वहाँ देख लिया। अब उसका शक और भी गहरा हो चुका था, जबकि लड़का अभी भी अपने सरप्राइज को लेकर खुश था। जब लड़की ने उससे पूछा कि वह दिन भर क्या कर रहा था, तो उसने झूठ बोल दिया कि वह काम पर था। लड़की को उसका जवाब ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। उस रात जब लड़की सो गई तो लड़का फिर से उठकर अपना फोन देखने लगा। वो अपने सरप्राइज को लेकर इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन लड़की को लड़के की तरफ से शुक्रवार के लिए एक इन्विटेशन मिला। यह देखकर वह काम में ध्यान नहीं लगा पाई और बार बार यही सोचती रही कि शायद वह उससे ब्रेकअप करने वाला है। उधर लड़का भी परेशान था, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में वह प्लान कर रहा था वहाँ की सारी बुकिंग फुल हो चुकी थी। तभी लड़की ने उसे मैसेज करके अगले दिन मिलने को कहा, लेकिन उसने फिर से बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि वह अभी भी अपने प्लान को लेकर उलझा हुआ था। एनिवर्सरी से एक दिन पहले वह जल्दी से ज्वेलरी स्टोर पहुंचा। इस बार अंगूठी सही साइज में तैयार हो चुकी थी। जैसे ही उसने उसे लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगा कि लड़की को यह कितना पसंद आएगा, लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की ही थी। उसे देखकर वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि अब क्या कहे। लड़की ने तुरंत उसका बैग चेक करने की जिद की। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह क्या छिपा रहा है। लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह सब कल देख ले, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी।